अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर ज़रमीना हारून। आज की हमारी ये वीडियो मुसानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से शुरू किए गए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वह है पाकिस्तान की करंट हेल्थ प्रोफाइल और न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस। आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ मिस्टर सैयद आबिद अब्बास मौजूद हैं, जो कि काफ़ी तवील अरसे तक पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। ज़मीना बहुत सही आपने कहा है कि ये दो हमारे बड़े अहम इश्यूज हैं। एक हेल्थ और दूसरे न्यूट्रिशन। इनफैक्ट और आपने कुछ मेरे बारे में भी ये कहा है कि एक तवील अरसा मैंने इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गुजारा है। ये बात बिल्कुल सही है। According to Peter Drucker, The Guru of Modern Management, उससे किसी ने पूछा था कि आप एक्सपीरियंस को किस तरह डिफाइन करते हैं, तो उसका जवाब बड़ा मुख्तसर था। वो ये था, इट्स द सीरीज ऑफ मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड इन द पास्ट। हमने वो तमाम गलतियां, मतलब इन सेवरल डिकेड्स जो इस इंडस्ट्री में हमने गुजारी हैं, उससे हमने कुछ सीखने की कोशिश की है। और अपनी गलतियों से जो आदमी सीखता है, तो उसी को हम विजडम कहते हैं, इसी को विजडम कहते हैं। और नॉलेज और विजडम का फ़र्क भी यही है कि नॉलेज तो एक्यूमुलेट की जाती है, बहुत सी चीज़ें जमा की जाती हैं और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, लेकिन नॉलेज बज़ात खुद कोई अहम चीज़ नहीं है, बल्कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत अहम है। और नॉलेज की एप्लीकेशन को हम विजडम कहते हैं। तो कुछ बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, मॉडेस्टी के साथ मैं ज़मीना को ये बताना चाहूँगा कि ये 5 दहाइयों पर मुश्तमिल जो ये सफ़र है मेरे तजुर्बात का, उसमें मल्टीनेशनल्स के साथ भी मेरी वाबस्तगी रही है। और कई जो इस वक्त टॉप नॉच नेशनल कंपनीज हैं, उनके साथ भी वाबस्तगी रही है। और लेकिन इन तमाम चीज़ों का नटशेल, और जो मैं आज इनका तज्जिया करता हूँ, एक एनालिटिकल एनालिसिस करता हूँ, तो वो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक जो हमारे बहुत बुनियादी मसाइल रहे हैं, वो मसाइल रहे हैं किसी भी शोबे में गवर्नेंस या मैनेजमेंट एक्सलेंस का एक फक़दान रहा है। और दुनिया की किसी भी मुल्क में या किसी भी कौमियतों के बारे में जब हम ये देखते हैं, तो दो बहुत अहम बुनियादी फैक्टर्स हैं, जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। वो ये है कि जो कौमें सेहतमंद होती है और जो कौमें इल्म से मालामाल होती हैं, वही इस काबिल होती हैं कि वो कुछ चीज़ें ईजाद कर सकती हैं। हमारे मौजूदा सदी का नाम दिया जाता है कि ये नॉलेज इकोनॉमी है। इस नॉलेज इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में या हमारे लोगों के पास इनोवेटिव कैपेसिटी कितनी है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी ज़ाती राय है कि हमने मतवातिर और मुसलसल अपने सेहत के शोबे को भी नेगलेक्ट किया है, और हमने अपनी एजुकेशन के शोबे को भी नेगलेक्ट किया है। मुझे कहीं भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर वो नंबर्स नहीं मिलते हैं जहां मैं ये देखूं कि हमारी हुकूमतों ने, माजी की हुकूमतों ने, माजी करीब की हुकूमतों ने या माजी बैद की हुकूमतों ने, यानी काफ़ी डिस्टेंट पास में जो हुकूमतें आई हैं, कहीं भी मुझे प्रायोरिटाइजेशन नज़र नहीं आती कि सेहत के बारे में हमने कोई रिसोर्सेज एलोकेशन किए हों, और बहुत अच्छे रिसोर्सेज एलोकेशन किए हों। मैं मुख्तसर सा आपको ये बताऊं ज़मीना,
کہ پاکستان میں انویریبلی ہماری جی ڈی پی کا جو ایلوکیشن ہے ہیلتھ کے بارے میں وہ 1% یا 1.2%، اس سے زیادہ کبھی نہیں نہیں رہا ہوتا۔ ہے، جبکہ یورپ کے ایڈوانس ممالک میں یہ ایلوکیشن 8% کے قریب ہے، اور ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یعنی بنگلہ دیش کو ہم لیتے ہیں، انڈیا کو لیتے ہیں، اور ایون ہم لائکس ود لائکس ہم جارڈن کو لیتے ہیں، ایجپٹ کو لیتے ہیں، تو ان کنٹریز میں بھی ہیلتھ کے ایلوکیشن جو ہے جی ڈی پی کے لحاظ سے ہم سے زیادہ ہے۔ اسی لیے مجھے ایک پیتھولوجسٹ، بہت رینون پیتھولوجسٹ ہے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہیومن باڈی از دا بیوٹی آف دا سول۔ ہم اکثر صحت کے بارے میں یہ ذہن پہ نہیں رکھتے کہ صحت ہمارے صرف چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے، صحت ہمارے اندر کے امنگوں کا نام ہے، صحت ہمارے اندر کی فیلنگ کا نام ہے کہ ہاؤ مچ ویلنس وی آر فیلنگ اباؤٹ اوور سیلفس، اور وہ صحت ہمارا وہ نام ہے کہ جہاں ہم چل پھر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس وی آر فیلنگ وی آر سک، وی آر فیلنگ وی آر ٹائرڈ، تو جہاں یہ فیلنگ ٹائرڈنس کی اور سکنس کی ہے وہ ہیلتھ نہیں کہلاتی ہے۔ اور اس ہیلتھ کے لیے یقیناً ہماری حکومتوں کو اور سربراہان جو ہیں ہماری حکومتوں کو، ان کو سوچنا ہے۔ جی بالکل، یہ آپ نے بالکل یہ ایک فیکٹس اینڈ فگر سے بیس بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہیلتھ کے شعبے کے جو ابتر حالات ہیں، اگر ہم اس کو باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے بھی کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے بہت بہتر وہاں پہ صحت کے شعبے کے حالات ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اپنے معاشرے میں بہت زیادہ آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نیچرل سورسز کو اور نیچرل انگریڈینٹس کو یا نیچرل سورسز کے تھرو ہیلنگ کو نہیں امپورٹنس دی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم فارمیسی کی ڈسکوری دیکھیں تو فارمیسی کی ڈسکوری ہی ایک نیچرل سورسز کے تھرو ہوئی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اگزامپل لیں ریپامائسن کی، تو اس کی بھی ہماری جو ڈسکوری ہوئی ہے وہ سوائلز کے تھرو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایفیڈرا، جس سے ہم ایفیڈرین آئسولیٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ایک ہرب ہے جو کہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں یوز ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم ٹیکزول کی بات کریں، زمینہ بالکل ٹھیک آپ کے آبزرویشن ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ جواب دوں، جہاں میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ بیماریاں کس طریقے سے ہوتی ہیں، چونکہ آپ ایک فارماسسٹ ہیں اور آپ ٹرینڈ فارماسسٹ ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں بیماریوں کے لیے مختصر طور پر سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں لائف جو ہے نا، it basically essentially consists of cells، ہے نا؟ Human body is a kingdom of cells, different kind of cells، cells. right؟ اور according to the scientists اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ 37 to at an average height of a person 37 to 40 trillion cells ہوتے ہیں ایک ہیومن باڈی کو، ٹھیک ہے؟ بیسک فنکشنل اور اسٹرکچرل یونٹ تو سیل ہوتا ہے۔ اب آپ جب سیل پر آتے ہیں تو یہ سیل فنکشنز کرتے ہیں، وہ سارے وہی فنکشنز کرتے ہیں جو انسان کی ایک انٹیٹی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس پوری باڈی میں آپ کا ایک سائیکوسوما جسے کہتے ہیں کہ ایک برین کا حصہ ہوتا ہے اور ایک ڈفرینٹ آرگنس ہوتے ہیں، برین کنٹرولز آل دی آرگنس، یہی بات ہے۔ اب بیماریاں کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جرمس آر کازنگ بیماریاں، ایسا نہیں ہے۔ germs یا pathogens they are not causing in fact ایک ایگزامپل میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ mosquitoes they spread malaria, they create disease، right؟ how do they proliferate؟ کس طرح وہ ان کی کالونی بڑھتی ہے؟ اس لیے stagnant pool of water، ٹھیک ہے؟ they don't create a stagnant pool of water، آپ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے انوائرمنٹ کنڈیشن بناتے ہیں۔ سملرلی یہ خیال غلط ہے کہ ہم جرم
या हमारे पैथोजन ही हमारी बीमारियां करते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि होता ये है कि हमारी न्यूट्रिशन, जो आपने अभी बिल्कुल सही बात की कि न्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल, हमारी लाइफ स्टाइल हमारी इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें। तो होता ये है कि हमारे पास कुछ मेल फंक्शनिंग की वजह से हमारे सेल्स एंड टिश्यूज are damaged। जब वो डैमेज हो जाते हैं, that produces a very conducive environment for proliferation of the pathogenic germs, bacteria, fungi, molds, whatever it is। मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हमारी बॉडी की है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी बॉडी की हैं, जो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, वो एक बहुत मेजर कॉज होती हैं डिफरेंट डिजीजेस। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, वो बीमारियों का एक बहुत मेजर कॉज है। बिल्कुल सही है। और एक मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि जहाँ से सेल पैदाइश होती है, ठीक है। गॉड गिव्स यू द लाइफ। मैंने अभी कहा था ना कि ह्यूमन बॉडी इज द ब्यूटी ऑफ द सोल। सोल नोबडी हैज डिफाइंड एज येट कि क्या चीज होती है। तो ये अल्लाह ने दी होती है और अल्लाह ही हमसे एक दिन ले लेता है, ठीक है। दिस इज द लाइफ स्पैन, यही होती है। इस दौरान में चूंकि गॉड हैज क्रिएटेड लाइफ, तो वो प्रोटेक्ट भी करता है। उसने हमारे लिए प्रोटेक्शन की बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं। जो प्लांट किंगडम है, डिवाइन फार्मा का कॉन्सेप्ट आता है। हमारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स जो तरीके अडॉप्ट करती थी, देखिए जरमीना, ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, इसकी तो इब्तदाई 1850 से शुरू हुई है। इससे पहले तो क्या दुनिया में लोग पैदा नहीं होते थे? नेचुरल सोर्सेज एंड इससे रेमेडीज पहले यूज भी करते लोग थे। दुनिया में पैदा होते थे और एक सिस्टम इलाज मुआवजे का हमेशा रहता था। मसलन आप आयुर्वेदिक को देख लें, आप ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को देख लें, आप होम्योपैथिक को देख लीजिए, जिसकी 18वीं सदी में इब्तिदा शुरू हुई है। ये तमाम नेचुरल सोर्सेज के रिसोर्सेज थ्रू। हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको एक बैलेंस, एतदाल रखना होता है हेल्थ के लिए। अगर हम वो बैलेंस लूज कर देते हैं, तो इम्बैलेंस इज द अनदर नेम ऑफ द डिजीज, ठीक है। देन वी आर नॉट एट पीस विद अवर एनवायरनमेंट। दिस इज मीन्स कि वी आर एट डिफिकल्टी, वी आर नॉट फीलिंग ईज विद अवर एनवायरनमेंट। दिस इज वन कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ डिजीज। अब इसमें हमारे साथ सर ने यहाँ तक काफ़ी इंफॉर्मेटिव डाटा शेयर किया है, और इसके आगे से अगर हम न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस की बात शुरू करें, तो वहाँ पे एक बहुत अहम जो पॉइंट है, जो व्यूवर्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हमारी बॉडी में वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डेली बेसिस पे हमें रिक्वायर्ड होते हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो बेसिक टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर्स एंड वाटर इंक्लूडेड है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास विटामिन्स एंड मिनरल्स इंक्लूडेड हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक स्पेसिफिक इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है, जिसका एक बहुत मेजर रोल जो प्ले करते हैं वो हमारी इम्यूनिटी पे प्ले करते हैं। बिल्कुल सही है ज़रमीना, आप सही कह रही हैं कि इम्यूनिटी वो है, मदाफ़ियत का वो निज़ाम जो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी के साथ खुद पैदा किया हुआ है। अब इस इम्यूनिटी की डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी के बहुत से कंपोनेंट्स हैं, बहुत से फीचर्स, बहुत से मैकेनिज्म होती है। हम अपने कारी को या अपने सुनने वाले हज़रात को ये बताना चाहते हैं कि एक मदाफ़ियत का निज़ाम है कि अगर कोई बाहर से पैथोजन वो हार्मफुल बैक्टीरियाज को हम कहते हैं, या वायरसेस होते हैं, या बैक्टीरिया जो हार्मफुल हैं, जो हमें डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं, ये यूं ब्रॉडली स्पीकिंग वो समझते, तो फिर हमारे अंदर एक मदाफ़ियत का निज़ाम पैदा होता है। एंड इट्स क्वाइट ए केमिकल रिएक्शन, जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। तो डॉक्टर समीना, ये तो इम्यूनिटी तक होगी, और इस हद तक की ही नॉलेज हमारे क़ारीन के लिए काफ़ी है। कुछ चीज़ें मैं आपने जो अभी बताई है वहाँ से मैं पिकअप करता
चाहता हूँ, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो ये कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो जैसे कि आपने भी बताया है कि हमारे पास कार्ब चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आपको फैट्स चाहिए, आपको फाइबर चाहिए, आपको वाटर चाहिए. Water is the major component. Is about 60 to 70% of the human body consists of water. And water is one of the most essential part of the macro diet, macronutrient. अच्छा, अब माइक्रो की लिए जब बात आती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सी चीज़ें होती हैं. हमारे पास फिर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि एंजाइम्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल हम विटामिन्स के बारे में बहुत से बात करते हैं. इनफैक्ट दे आर एसेंशियल एमाइंस, हम उनको कहते हैं, वाइटल एमाइंस कहते हैं, एसेंशियल एमाइंस. मतलब इनका काम सिर्फ ये कि इनके प्रेजेंस में कुछ केमिकल प्रोसेस हैं जो होते हैं. और वो क्या केमिकल प्रोसेस होते हैं, गज़ा खाने के बाद मुसलसल एक मेटाबॉलिज्म यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस होता है जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. जिस तरह दिल मुसलसल धड़कता रहता है जिंदगी की अलामत के तौर पर, इसी तरह न्यूट्रिशन के बाद ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी चलता रहता है. इसको हम जब जागते हुए होते हैं तो हम इसे नॉक्टर्नल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और जब हम सोए होते हैं तो भी ये काम अपना होता रहता है, उसको हम बेसल मेटाबॉलिज्म. अब एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं. इन एंजाइम्स का काम यह है कि उनके प्रेजेंस में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो एक केमिकल मैसेंजर का भी काम करते हैं और फिर कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं. Why do they do all these things? For the absorption of the micronutrients. ये सब ब्रेक डाउन होके, मतलब फैट ब्रेक डाउन किस तरह होती है, लिवर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ग्लाइसरॉल की सूरत में या फैटी एसिड्स. ठीक है. अब बहुत सी प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, it's not the building blocks of the human body, it's the building blocks of every cell of the human body. Even fungi, molds, whatever is the living organism जो है, इन सब का building block जो है वो प्रोटीन है. तो हमने न्यूट्रिएंट्स को एक ब्रीफली डिफाइन कर दिया है. हमारे व्यूअर्स को भी आई होप सो कि आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी क्या क्या बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं. यहाँ पे मैं इम्यूनिटी की हमारी बात हो रही थी, तो एक इम्यूनिटी का एक जो बहुत मेजर आजकल जो रिसर्च आई है, एक जो बहुत मेजर लिंक क्रिएट किया गया है कि हमारे जो गट और जो है ब्रेन का जो एक लिंक क्रिएट किया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे गट में प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे आपने एब्जॉर्प्शन की बात की, हमने इम्यूनिटी की बात की, तो यहाँ पे आई थिंक हम उस बात को भी जरूर हमें मेंशन करना चाहिए जो हमारे पास एक लेटेस्ट रिसर्च आई है जिसमें हम गट एंड ब्रेन का जो है लिंक डिस्कस कर रहे हैं. जी डॉक्टर ज़मीना, ठीक है. अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि बॉडी के अंदर एक बैलेंस है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है. और अब आपने एक दूसरी लेटेस्ट थिंकिंग की बात की जो माइंड अवेकनिंग रिसर्च का रिजल्ट है. इम्बैलेंस होता है एसिडिटी और अल्कलिनिटी की वजह से. ये मेन आपका एनवायरनमेंट है. इस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं. अब गट का जहाँ तक ताल्लुक है, ये अगर ये पिक्चर भी आप दिखाएंगे जो विजुअल्स हमारे कारीन के लिए, तो हम जो कुछ भी खाते हैं तो हमारे 3 फेजेस हैं डाइजेशन के. एक फेज है सेफेलिक फेज जिसे हम कहते हैं. सेफेलिक फेज वो है जो कहना चाहिए साइकिक फेज है, एक साइकोलॉजिकल फेज ऑफ डाइजेशन के सैलिवेशन हो जाता है. हम स्मेल देखते हैं, हमको देखने में खाना कोई अच्छा नजर आता है तो हमें एपेटाइट के सिग्नल्स ब्रेन से मिलते हैं कि भाई खा लो. दूसरा चीज ये है कि जब एपिग्लॉटिस से एसोफेजियल ट्यूब से नीचे जाता है तो एसिड एनवायरनमेंट होता है जहाँ चर्निंग प्रोसेस होता है और वहाँ से फूड जाता है एक्चुअली
स्मॉल इंटेस्टाइन जो डोडेनल एरिया है, एब्जॉर्प्शन के एलियम लिए और ये बेसिकली जाते हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए जाता है। अब कुछ देर पहले मैंने ये कहा था आपसे कि एक एवरेज इंसान के अंदर 37 से 40 ट्रिलियन सेल्स उसकी कंपोजिशन है, लेकिन अब जो माइक्रोबायोम का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ह्यूमन बॉडी में और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, और इसमें मोल्ड्स होते हैं, फंगस होती हैं और कई डिफरेंट इसमें हैं, बैक्टीरियाज हैं। और बैक्टीरियाज होते हैं। इन सब को हम माइक्रोबायोम कहते हैं। अब ये अब जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 ट्रिलियन माइक्रोबायोम होते हैं, और इसका मेन कॉलोनी जो है जहाँ वो रहते हैं वो सिम्बियोटिक, उसके बगैर हम रह भी नहीं सकते, वो बिल्कुल हमारे ऐसे ही। लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुदरत का एक अजीब व गरीब निज़ाम है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी इज द ब्यूटी ऑफ सोल। When I talk about soul, I talk about Almighty Allah who has created life. तो यहाँ पर ये जो माइक्रोबायोम है, ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे बुजुर्ग या हमारे पहले के लोग जब फार्मिंग होती थी और जब कैटल फार्मिंग करते थे तो दूध हमें मिलता था, दही मिलती थी, या हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी होती थी रफ़ कि हम छिलके वाली दालें खाया करते थे, रिफाइनमेंट नहीं करते थे, हम ब्राउन राइस खाते थे, हम जौ खाते थे, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती थी, इसमें हम क्लोज वी यूज्ड टू लिव क्लोज टू द नेचर, कि नेचर। जिस तरह अल्लाह ने हमें चीज़ें ग़िज़ा हमें ज़िंदगी सस्टेन करने के लिए फ्रॉम सर्वाइव टू थ्राइव के स्टेजेस के लिए रखा हुआ है, वो हम खाते थे, वो हमारी सेहत का असल रास्ता। ये जैसे अभी डॉक्टर ज़मीना हमारी बात हो रही थी, तो जो कुछ ग़िज़ा हम लेते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स का जो प्रीबायोटिक कॉन्सेप्ट है। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। इनफैक्ट वो अच्छे माइक्रोबायोम ही होते हैं जो बिल्कुल हम ऐसे खाते हैं, गुड बैक्टीरिया उन्हें हम कहते हैं। बैक्टीरियाज होते हैं जो हम खाते हैं। अब हमारा मैदे का जो निज़ाम है, यहाँ पर इसकी मूवमेंट होती है लाइक दिस, और इसको हम कहते हैं मोटेलिटी, राइट? मोटेलिटी, ये आगे खाना प्रोपेल करता है, आगे खाना भेजता है। तो अगर मसल्स वीक होंगी तो फिर प्रॉब्लम, वो खाना रह जाता है, फिर वो एसिडिटी क्रिएट करता है, पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। नाउ ये खाना यहाँ से लेकर छोटी आंतों में डोडेनल के एरिया में जाता है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है 8 to 10 इंचेस का, वहाँ से मेजर एब्जॉर्प्शन होता है। किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है? कुदरत का, हमारी बॉडी का निज़ाम ये है कि हम अनवांटेड, हम टॉक्सिक चीज़ें भी इनहेल करते हैं, या जाती खा हैं, लेते हैं। या वेस्ट जो होता है हमारी ग़िज़ा का, जो जिसमें लीथल या टॉक्सिक टॉक्सिन्स होते हैं, वो तो सब उसको एक्सक्रीट आउट हमको होते हैं। एक्सक्रीट करना बिल्कुल। होता है। वो लीवर से भी होते हैं, वो किडनी से भी होते हैं, और हमारी मेजर एक्सक्रीशन कैटाबोलाइज भी होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज से ज़रिए भी होते हैं, लेकिन मेजर जो है वो वो हमारा डाइजेस्टिव आंतों सिस्टम के के थ्रू। ज़रिए होता है। अब होता ये है कि हमारी गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा और ऐसी ग़िज़ा जो जो तेज़ाबियत पैदा करती है, या वो ग़िज़ा जिसमें टॉक्सिन्स के साथ आ जाती हैं, और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होती है ना, गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन या इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन होती है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। स्टमक की हो जाती है, उसको हम जेएमबी कहते हैं, गैस्ट्रिक मकोज़ल बैरियर। गैस्ट्रिक मकोज़ल बैरियर जहाँ ये मेम्ब्रेन का वीक होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो वो कब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, वो उस वक़्त होता है जबकि आंतों के अंदर जो वो जंक्शंस है ना, जो जहाँ से हमारी एब्जॉर्प्शन रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रही होती है। है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो साथ में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हमारे बॉडी के अंदर रह वापस जाते हैं, बॉडी में आ जाते वो हैं। वापस बॉडी में आ जाते हैं, वो नहीं होते, वो कंप्रोमाइज़ होने की हुँ। वजह। अब उसका नतीजा ये होता है, कॉन्सिक्वेंटली हमारे ऑडियंस, हमारे सुनने वाले लोगों के लिए ये बात शायद अहम होगी कि वो सिग्नल्स भेजते हैं
ब्रेन को। ब्रेन में। हमने पहले भी आपसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बिल्कुल। बताया, तो दिस इज अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। जब वो एक ब्रेन उनको कंट्रोल करना चाहता है, ब्रेन इज द हीलर, ब्रेन इज कमांडिंग द होल बॉडी फंक्शन, फिजियोलॉजी, द एंटायर फिजियोलॉजी ऑफ द सिस्टम। तो वहां पर एक फ्रेंजी की कॉल्स आती है, एक किस्म का एक चेन रिएक्शन आता है, द होल बॉडी गेट्स इनटू ए कंडीशन ऑफ फ्रेंजी। फ्रेंजी की कंडीशन में जब आ जाती है, दैट कॉजेज, दिस इज द लेटेस्ट थिंकिंग। इससे पहले लोग ये समझते थे कि शायद हमारे केमिकल ट्रांसमिटर्स जो ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं, उनके इम्बैलेंस से की वजह से ये एंग्जाइटी और न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स होते साइको हैं। बिल्कुल सोमैटिक ऐसे ही है। डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन अब ये थ्योरी आ गई है कि नहीं, दिस इज द माइक्रोबायोम, दिस इज द माइक्रोबायोम। अगर ये माइक्रोबायोम अच्छे होंगे, ज्यादा उनमें बैलेंस होगा, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वो खुद वहाँ उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब बेसिकली ये जो टॉक्सिन्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसकी वजह से भी एंजाइटी, इसकी वजह डिप्रेशन एंड जो अदर हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वो है फ्री रेडिकल्स का। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आजकल बहुत सी क्रॉनिक डिजीजेस हम देख रहे हैं हो रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है हम कह सकते हैं वो कैंसर है, इसके अलावा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, फ्री रेडिकल्स उसका एक बहुत मेजर कॉज होते हैं। और हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी बॉडी में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, इसी तरह हमारी बॉडी में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन स्टिल लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स की इम्पोर्टेंस और एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट के थ्रू लेने की इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कोई बहुत पुरानी नहीं है, कपल ऑफ डिकेड्स में। लेकिन अगर आयुर्वेदा को हम देखें, जो 3000 साल पुराना हमारा सब कॉन्टिनेंट का ट्रीटमेंट है, पैटर्न है, वहाँ एंटीऑक्सीडेंट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया। अब एग्जाम्पल कुछ इस तरह है अपने सुनने वाले तारीन के लिए, कि अगर लोहा हम रखते हैं खुली हवा में, तो ऑक्सीजन के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, और वो फेरस ऑक्साइड जो है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, जंग लगना। ठीक है, आम फैम जबान में कहते हैं जंग लगना। तो यही जंग लगने का असर बॉडी में आता है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है, जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है, जिसे हम आम अल्फाज में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। अब इसमें साइंटिस्ट ने बिल्कुल रिसेंटली कोई लास्ट डिकेड इस बात को डिटरमिन किया है कि किस ग़िज़ा में कितना एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होती है, जिसको हम फेरिक रिड्यूसिंग पोटेंशियल एक्टिविटी कहते हैं। अब मैं बाकी चार्ट पर यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ज़्यादा है। आपके लिए सिर्फ ये बताऊं कि डार्क चॉकलेट जो है, तो उसका जो FRPA है वो 15 है, यानी डार्क चॉकलेट जो है इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। और अपने तारीन को ये भी बताना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट यूज़ प्रो ऑक्सीडेंट। मैदा है, रिफाइंड चीज़ें हैं, शुगर है, हाई फैट की डाइट जो है, ये सारे प्रो ऑक्सीडेंट हैं। ये आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में डालती हैं और आप बीमारियों में का शिकार हो जाते हैं। तो इनको अवॉइड करें आप। और इसके अलावा हमारे पास कुछ विटामिन्स भी हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिसमें हमारे पास विटामिन सी एंड विटामिन ई हैं। हाँ, विटामिन ए, सी, ई, और एक सेलेनियम है जो कुदरती तौर पर बॉडी के अंदर ACES, ये याद रखने के। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम, ये 4 हमारे मेजर एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मतलब रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, यहाँ पे ये तो सब हमने बात कर ली कि न्यूट्रिशन का क्या क्या बॉडी में रोल होता है, इम्यूनिटी में रोल होता है, इसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। बट अगर हम बात करें कि हमारे मुआशरे की बात करें कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फुकदान है
कि एक प्रॉपर डाइट लेने का, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने का। यहाँ पे अगर हम मेल न्यूट्रिशन का रेशियो देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तो लोगों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी ही नहीं हो पाती हैं। सही बात है डॉक्टर अमीना, जिंदगी में हमको अपनी पर्सनल चॉइसेस लेनी पड़ती है। इनफैक्ट ये अलमिया है आज का कि हमने अपनी ज़ात अपनी ज़िंदगी में डाइट को पहली प्रायोरिटी पे नहीं रखा नहीं है। रखा है। शायद डाइट हमारी सबसे आखिरी प्रायोरिटी है। हम कपड़े खरीद लेते हैं, मतलब हम अ, छिलकों को सजा देते हैं, फ्रूट नहीं खाते। तो ये हमें देखना चाहिए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू किन चीज़ों में ये किस तरह होती है। और हमारी पर्सनल चॉइस में ये है कि व्हाट वी शुड ईट, व्हाट वी शुड नॉट ईट, एंड व्हाट शुड बी आवर लाइफस्टाइल, हमको कैसे रेगुलेट करनी है, व्हाट शुड बी आवर साइकोसोमैटिक माइंडसेट, हम कितना निगेटिव सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी हेल्थ पर अफ़ेक्ट अफेक्ट करती हैं, करती बिल्कुल हैं। ऐसे। तो ये चीज़ बहुत अहम है। और हमारे मुल्क में चूँकि आपको पता है कि मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, और मेल न्यूट्रिशन है, अम, गुर्बत है हमारे बिल्कुल ऐसे। पास। वन ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ आवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके स्टेपल डाइट तो एक वक्त का खाना है, वो रोटी है, फिर दाल है, चना है। तो हम बैलेंस डाइट के बारे में बात नहीं कर, लेकिन वो वो लोग जो अफोर्डेबल हमारी पॉपुलेशन है, मतलब मिडिल क्लास या उससे अपर मिडिल क्लास, लेकिन वो लोग भी नहीं इस चीज़ को, वो लोग इस बात के लिए फ़ख्र समझते हैं कि फ्राइड कंटकी चिकन में जाके बैठ के बच्चों ऐसे को ही है। खिला दिया, मैकडॉनल्ड में खिला दिया, नो जंकी फूड्स, हुँ, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। दे आर क्रिएटिंग हेल्थ इश्यूज़। तो इन चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। मुझे कुछ एग्ज़ाम्पल्स याद आती हैं कि लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील में या कोई एक मुल्क है जहाँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है, लेकिन वहाँ बहुत कॉमन था। तो वहाँ उन्होंने फ्लोर में आटे के अंदर आयरन मिक्स मिक्स किया। कर इसी तरह इंडिया में, साउथ ऑफ इंडिया में शशि थरूर ने एक कैंपेन चलाई फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड की, कि उसमें विटामिन्स करते हैं। ये तो हमने फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड की बात कर ली कि ये भी एक मेथड हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने का। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में लोगों का बहुत सवाल आता है कि जब हम न्यूट्रिशनल चीज़ें जो हैं, जो सारा न्यूट्रिशन है, वो जब हम अपने फूड से हासिल कर सकते हैं, तो हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को यूज़ ही क्यों करें? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का फिर क्या फ़ायदा है? ये सवाल बहुत अच्छा है, और मेरा ख्याल है हमारे सुनने वालों को के ज़हन में भी ये सवाल होगा कि हम फूड सब क्यों लें। अभी कुछ देर पहले मैंने ये बताया कि हमारी अफोर्डेबल इनकम ग्रुप्स भी अपने डाइटरी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल नहीं नहीं रखते रखते हैं। हैं। आपको फ्राइड ये तो एक जंक फूड वाला फैक्टर है। इनफैक्ट जो लोग अगर जंक फूड नहीं भी खाते हैं और अगर वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, बट स्टिल उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है फार्मिंग का जो मेथड है, हम लोग एग्रो पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम एग्जैक्टली, एग्रोसाइड पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। करते हैं। तो हर जगह वही बात मैं कहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी इज द ब्यूटी ऑफ सोल। अगर आप अल्लाह को इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे होना ही है। है। आप हमारा फार्मर, आज का फार्मर जो है, वो भी मुनाफाखोरी में मुब्तला है। हमारी सोसाइटी का हर शुबा मुनाफाखारी में मुब्तला है। तो ऐसी सूरत हाल में हम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों के लिए। अब आप खुद बताइए कि यहाँ किस तरह मुमकिन है कि हम सर्विंग 2 सालमन और 2 टूना की करें। फिश बिल्कुल इज़ ऐसे ही वेरी है। एक्सपेंसिव हियर फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, किस नहीं तरह कर सकते करें हो। जी। हम किस तरह फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स भी खाते हैं तो हमें फ्रूट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू पता होनी चाहिए हुँ, कि वो कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं
जो कार्ब नहीं प्रोड्यूस करते, जो ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस करते, कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिसको हमें खाना चाहिए, नहीं खाना। अनफॉर्चुनेटली हमारे तबीब या हमारे डॉक्टर हजरात भी, मेरा ज़ाती तजुर्बा भी यही है कि हम जाते हैं तो हमें न्यूट्रिशन के बारे में कोई एडवाइस नहीं नहीं दी मिलती है। जाती। न्यूट्रिशन शुड बिकम द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। नाउ सप्लीमेंट्स की अपनी अहमियत है। सप्लीमेंट्स जो आदमी कौन लेता है, नंबर वन, एक तो जो एजिंग प्रोसेस फील्ड में आ में। जाते हैं, जहाँ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ये ओल्ड एज का एक फैक्टर है। इसके अलावा वो लोग जो जिन्हें कोई न कोई बीमारी के अलामत या बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, ख़ासतौर पर क्रॉनिक एलिमेंट्स के शिकार हैं, तो उन्हें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी होता है। और ग्रोइंग चिल्ड्रन, दे ऑल्सो नीड। अब ग्रोइंग चिल्ड्रन के बारे में डॉक्टर सबिन आपको पता है, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, राइट? And how protein is absorbed, how it becomes the building block, essential amino acids चाहिए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आपको यकीनन इस बात का पता होगा कि देयर आर 20 essential amino acids, जो कि required लेकिन है। ये 20 essential amino acids में 10 तो बॉडी में पैदा होते हैं, लेकिन बाकी 10 डाइट से ऐसे लेने हैं हैं, आपको। 10 नहीं पैदा होते। व्हाई? आपको बाहर से लेना पड़ता है। उसकी क्या जरूरत है? बिकॉज देयर इज नो एंजाइम्स। वो एंजाइम्स नहीं है जो उसको एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट करें। हर बिल्कुल चीज ऐसे। को एब्जॉर्बेबल आयनिक फॉर्म में चाहिए एब्जॉर्ब होती है, होती बिल्कुल है। ऐसे। तो ये हमारे कुछ सेगमेंट है पॉपुलेशन के जिनको चाहिए। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ग़िज़ा से बेहतर प्रिवेंशन कोई नहीं है। हाँ, इन्फेक्टिव डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशन इज ए गुड मेथड फॉर प्रिवेंशन। ग़िज़ा है एक प्रिवेंशन, सही तरीके से ग़िज़ा को ले लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क जो है, ये बात क़ारीन के नॉलेज के लिए और उनकी समझने के लिए बहुत अहम है कि अमेरिका में इस वक्त 85,000 सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली। वैरायटी ऑफ एंड 220 मिलियन उनको यूज कर रहे हैं। 22 million Americans they are using बिल्कुल ऐसे। this. I mean, this is one of the latest report, and the total size of the supplement market is around 20 to 25 billion US dollars. So it's a big market. It's a very lucrative business, and they are not controlled by FDA. So make the money while sun shines. But supplements are important. बस सप्लीमेंट्स की हमें चॉइस देखनी चाहिए कि हम किस तरह का सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। सप्लीमेंट की कंपोजिशन देखनी चाहिए, सप्लीमेंट्स की क्वालिटी कंट्रोल की क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए। सप्लीमेंट्स जब इस्तेमाल कोई भी कर रहा हो, एक्स वाई जी कोई भी इस्तेमाल कर रहा होगा, मेरा मशवरा ये होगा कि वो अपने मालिज या अपने डॉक्टर से उसके बारे में ज़रूर गुफ्तगू करें और उसके साथ शेयर करें, क्योंकि जो आपका मालिश है वो जिसके पास आप मुसलसल जा रहे हैं, तो उससे आप करें। और हमने बहुत सी चीज़ें अभी आपको अपने क़ारीन के लिए यहाँ पर चार्ट्स में नज़र आएंगी जो हमने रिकमेंड किया है, उनको लेना चाहिए। साथ में हमारी कंपनी जो है मुसानी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हम ये सप्लीमेंट्स बनाते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे सप्लीमेंट्स दे आर क्वालिटी सप्लीमेंट्स एंड दे कैन बी यूज्ड बाय आवर पब्लिक बोथ एज ए complementary to the prescription medicine and also for preventive purposes. थैंक यू मिस्टर आबिद अब्बास। एंड आपने हमसे काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की एंड आई होप कि हमारी आज की ये वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ों का, डाइट का, सप्लीमेंट्स का आइडिया हो गया होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।